हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को देख रहे हैं और आज भी आपके एनवायरनमेंट के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। सब आपका पढ़ा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना पता हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, लानोज तथा कंपोज घास के किस बायोम के अंतर्गत आते हैं। लानोज और कंपोज घास के किस बायोम में आते हैं। आपका पढ़ा हुआ है बच्चा लोग, पढ़ाई हो सब कुछ कि दो प्रकार के घास होते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय में कौन कौन से घास आते हैं और शीतोष्ण में कौन से आते हैं। तो आपको बताना है लानोज और कंपोज घास किस बायोम के हैं। शीतोष्ण घास बायोम है या उष्ण घास बायोम है या टैगा बायोम है या टुंड्रा बायोम है। तो मेरे सभी बच्चों को इसका उत्तर पता होगा जो कि आपने पढ़ा है। आपको मैंने बताया था कि उष्ण घास का बायोम है लानोज, कंपोज, सवाना। ये 3 घास ऐसे हैं जो उष्णकटिबंधीय है। इसके बाद जितने बचते हैं वो सारे शीतोष्णकटिबंधीय हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कनाडा में शीतोष्ण कोणधारी वन काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को क्या संज्ञा प्रदान की जाती है। आपको बताना है कनाडा में शीतोष्ण कोणधारी वन काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों का क्या संज्ञा दी जाती है। पहला है लैम्बरजैक, दूसरा है एस्किमो, तीसरा है लेप्चा और चौथा है मसाई। फटाफट उत्तर देंगे। कनाडा में शीतोष्ण कोणधारी वन काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को क्या संज्ञा प्रदान की जाती है। और आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है, आयोग का पूछा हुआ है। तो बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है लैम्बरजैक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कनाडा के शीतोष्ण कोणधारी वन काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को लैम्बरजैक की संज्ञा दी जाती है। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रेणी में विविधता का क्या कारण है। आपको बताना एक ही पर्वत श्रेणी में इस तरह की विविधता क्यों हो रही है। विविधता क्या है कि पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होते हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में ये 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होते हैं। ऐसा क्यों है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा होना। दूसरा कह रहा है पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा का होना। तीसरा कह रहा है पूर्वी हिमालय की चट्टानों का उर्वर होना। चौथा कह रहा है पूर्वी हिमालय का दक्षिण दिशा की ओर मुड़ना। बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो आपका सही हो जाएगा। क्या रीज़न है कि आपके पूर्वी हिमालय के जो वन प्रदेश हैं ये ज़्यादा ऊंचे हैं, ज़्यादा घने हैं पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा। तो आपका क्या सत्य है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, बिल्कुल कॉमन सेंस का है। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा का होना, इसी वजह से पूर्वी हिमालय में आपके जो वन हैं ये काफ़ी ऊंचाई तक देखने को मिलते हैं। लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई तक ये वन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपका पढ़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ये वन कहाँ आपको देखने को मिलेंगे। कह रहा है जैतून की फसल है, उष्ण जलवायु का है, शीतोष्ण जलवायु का है, भूमध्य सागरीय जलवायु का है या टैगा जलवायु का है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ी थी कि कौन सा वन किस जलवायु में पाया जाता है और किस जलवायु की क्या विशेषता है। तो निश्चित ही आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका भूमध्य सागरीय जलवायु है यहाँ खट्टे फलों का क्षेत्र है और जैतून वगैरह बड़े पैमाने पे यहाँ उत्पादन किए जाते हैं। तो जैतून और खट्टे फलों का जो इलाका होता है वो भूमध्य सागरीय जलवायु होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। किसी भी बायोम में प्राणी जीवन उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उसकी संख्या किस पर निर्भर करती है। किसी भी बायोम में जो प्राणी हैं और जीवन है उनकी जो क्रियाशीलता है और तीव्रता तथा उनकी जो संख्या है वो किस चीज़ पर निर्भर करेगी। पहला ऑप्शन है आपके सामने बायोम विशेषण बायोम विशेष की वनस्पति संरचना पर। दूसरा सकल बायोमास पर। तीसरा जातियों के संगठन पर। और चौथा वनस्पति की संरचना, सकल बायोमास तथा जातियों के संगठन पर। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग। एकदम कॉमन सेंस का है कि किसी भी बायो में जो जीव है उसका जीवन, उसकी क्रियाशीलता, उसकी तीव्रता और उसकी जनसंख्या किस पर निर्भर करती है।
तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए क्या है जो सही हो जाएगा। एकदम कॉमन सेंस का है। वनस्पति की संरचना सकल बायोम एवं जो आपकी जातियों के संघटक है इसी पर निर्भर करता है। किसी भी प्राणी के क्रियाशीलता, तीव्रता और उसकी जनसंख्या। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। किस बायोम में चराई अनुक्रम का पूर्ण विकास हुआ है? किस बायोम में चराई अनुक्रम का पूर्ण विकास हुआ है आपको बताना है। पहला कह रहा है सवाना बायोम, दूसरा कह रहा है रोम सागरीय बायोम, तीसरा कह रहा है शीतोष्ण घास बायोम और चौथा कह रहा है टुंड्रा बायोम। बताएंगे बच्चा लोग चराई का सबसे ज़्यादा विकास कहाँ पे हुआ है आपको ये बताना है। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको देना है जवाब क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे चारागाहों का लैंड किसे कहते हैं या सबसे ज़्यादा जो पशु हैं वो कहाँ पाए जाते हैं किन क्षेत्रों में। तो आपके सवाना बायोम में सबसे ज़्यादा जो है घास खाने वाले जो जीव हैं ये पाए जाते हैं। तो आपका सवाना बायोम ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? महाद्वीपीय जलवायु का विकास या शुष्कता का साम्राज्य या उच्च वार्षिक तापांतर या दक्षिणी गोलार्ध विस्तार का अभाव। बताएंगे बच्चा लोग स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? स्टेपी जलवायु आपके मध्य एशिया मतलब एशिया और यूरोप को मिला करके यूरेशिया में डेवलप होते हैं और यहाँ पे स्टेपी घास भी पाया जाता है। तो आपको बताना है इस मध्य एशिया वाले इलाके में जो आपका आ रहा है मध्य एशिया नहीं कहेंगे यूरेशिया वाले इलाके में ये स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तो क्या विशेषता होगा यूरेशिया में? तो आपका जो सही है वो है आपका उच्च वार्षिक तापांतर यहाँ देखने को मिलता है। आपके स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है उच्च वार्षिक तापांतर। बाकी शुष्कता का साम्राज्य भी हो सकता है, महाद्वीपीय जलवायु भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात और दक्षिणी गोलार्ध में इसके विस्तार का अभाव भी है। लेकिन मेन चीज़ जो है वो ऑप्शन नंबर आपका 3 है। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल की उपमा प्रदान की जाती है? ये आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल की उपमा प्रदान की जाती है? शीतोष्ण घास बायोम को, रोम सागरीय बायोम को, उष्णकटिबंधीय घास बायोम को या टैगा बायोम को। बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो आपका सही हो जाएगा। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल की उपमा प्राप्त है? शीतोष्ण घास बायोम है, रोम सागरीय बायोम है या उष्णकटिबंधीय घास बायोम है या टैगा बायोम है। आपको बताना है क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट शीतोष्ण घास के बायोम को ही कहा जाता है अन्न भंडार, दुग्ध व्यवसाय और का क्रोड स्थली। आपने सुना भी होगा प्रेरी को आपकी अनाज की टोकरी या गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। और यहाँ पे पशुपालन भी बड़े पैमाने पे होता है। अगला देखिए सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहेंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स को, जूप्लैंक्टन्स को, नेक्टन को या बेंथम को? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपका पढ़ा हुआ है तो मेरे बच्चों को इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए कि सागरीय बायोम में जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो कौन होता है। तो कौन हो जाएंगे बच्चा लोग? आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जो प्लैंक्टन्स ही प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स तो उत्पादक होते हैं, नेक्टन द्वितीयक में आएंगे, बेंथम आपके तृतीयक में आ जाएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता में आपके जो आते हैं वो हैं जो प्लैंक्टन्स जो खाते हैं इन पादप प्लवकों को। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन सी वनस्पति है जो हिमालय वनस्पति की जाति में नहीं आती है। पहला कह रहा है जूनिपर, दूसरा कह रहा है महोगनी, तीसरा कह रहा है सिल्वर फर और चौथा कह रहा है स्प्रूस। बताएंगे बच्चा लोग इसमें से कौन सा है जो हिमालय में आपके नहीं पाया जाएगा। और आप सभी को पता है कि वो क्या है, क्योंकि आप सभी को पता है कि महोगनी वहाँ होगा जहाँ 200 प्लस सेंटीमीटर वर्षा होगा। तो इसकी बहुतायतता यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। जूनिपर, सिल्वर फर, स्प्रूस फर ये सब मिलेगा लेकिन महोगनी नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? कौन सा है जो भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि,
नगरीकरण या मृदा अपरदन। यानी कि अगर आप वन को काटते हैं तो कौन सा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। एकदम कॉमन सेंस का है और आप सभी लोग इसका उत्तर बहुत आसानी से बताएंगे, मुझे पता है। आपका क्या सही हो जाएगा चलो, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही है। अगर आप वन को काटेंगे तो नगरीकरण नहीं होगा, बल्कि हिमालय के जल स्रोतों का सूखने का आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। जैव विविधता का हानि भी होगा, मृदा अपरदन भी होगा, नगरीकरण नहीं। बल्कि इसका दुष्परिणाम जो है नगरीकरण है, और नगरीकरण का दुष्परिणाम है वनों का काटना। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित हैं किससे। एबोनी तथा जो आपके महोगनी वृक्ष हैं ये किससे संबंधित हैं। कोड़धारी वन से, पतझड़ वन से, या आयनवती मानसूनी वन से, या आयनवती सदाबहार वन से। बताएंगे बच्चा लोग, एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किससे संबंधित हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, बिकॉज ये एकदम कॉमन सेंस का है। और आज ही मैंने बताया जहाँ 200 प्लस सेंटीमीटर वर्षा होगा वहीं पे आपके महोगनी, एबोनी पाए जाएंगे। तो कैसा वन हो गया, सदाबहार वन हो गया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। भारत में निम्नलिखित वनस्पति प्रजातियों में से किस एक का बृहद क्षेत्रीय विस्तार है। आपको बताना है यहाँ पे जो वन प्रजातियाँ दी हुई हैं इनमें से किसका बहुत ज़्यादा विस्तार भारत में देखने को मिलता है। साल है, शीशम है, सागौन है, या देवदार है। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग, इसमें से कौन सा वन भारत में बहुत बड़े क्षेत्र पर देखने को मिलता है। हो सकता है थोड़े कंफ्यूज हों आप लोग, लेकिन इसको याद रखिएगा। आपका सबसे ज़्यादा जो बृहद क्षेत्र है वो साल का है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। एक आर्द्र पर्णपाती वन है आपका साल, जिसकी लकड़ियों का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। इसी का सबसे ज़्यादा बृहद क्षेत्र में विस्तार देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही बढ़िया है। विश्ववीय वर्षा वनों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। विश्ववीय वर्षा वनों को दूसरे किस नाम से जानते हैं। लानोज, कंपोज, ग्रांड चाओ, या सिल्वास। आपको पढ़ाई हूँ मैं क्लास में तो गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। विश्वत रेखीय जो वर्षा वन है इनका और क्या नाम है। तो मैंने आपको बताया था कि ब्राज़ील में इन वनों को कहा जाता है सिल्वास, सिल्वास कहा जाता है। और पश्चिमी घाट के वनों को भारत में कहा जाता है सोलास। ये क्वेश्चन भी आया है, सोलास। सोलास वन कहते हैं भारत में और सिल्वास कहते हैं ब्राज़ील में। याद रखिएगा, सोलास और सिल्वास। क्षेत्रीय वानिकी कार्य योजना का लक्ष्य भारत में 33% क्षेत्र को किस वर्ष तक वनाच्छादित करने का था। आपको बताना है क्षेत्रीय वानिकी कार्य योजना का लक्ष्य भारत में 33% क्षेत्र को किस वर्ष तक वनाच्छादित करने का था। पहला है 2008, दूसरा है 2012, तीसरा है 2016 और चौथा है 2020। बताएंगे आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। हमने क्षेत्रीय वानिकी कार्यक्रम योजना के तहत ये लक्ष्य रखा था कि 2012 तक हम 33% क्षेत्र को वनाच्छादित कर लेंगे, लेकिन आज तक देखिए अभी मात्र आपके यहाँ कितने प्रतिशत वन हैं, 24.56% ही वन हम अभी कवर कर पाए हैं। ये आपके 2021 के वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको पता चला है। तो यानी कि अभी हम अपने टारगेट से बहुत पीछे हैं। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित वन प्रकारों में से किस एक का बृहद क्षेत्र है। भारत में निम्नलिखित वन प्रकारों में से किस एक का बृहद क्षेत्र है। कह रहा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, या उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, या उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, या उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, या पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कि भारत में निम्नलिखित वन प्रकारों में से किस एक का बृहदतम क्षेत्र है। कल ही की क्लास में मैंने इसको आपको बहुत ही क्लियर कट बताया था कि भारत में सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और तीसरे नंबर पे आपके आएंगे सदाबहार वन। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर आर्द्र पर्णपाती हैं, उसके बाद शुष्क पर्णपाती वन है, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, छोटा नागपुर का जंगल है। छोटा नागपुर का जंगल कैसा है। पतझड़ व सवाना है, सदाबहारीय एवं स्टेपी है, सदाबहारीय है, या पतझड़ व स्टेपी है। एकदम कॉमन सेंस का है और आप लोग बहुत आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं।
बिल्कुल कोई मतलब जो है टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है आपका। मैंने आप लोगों को बताया है कि सदाबहार वन वहाँ होंगे जहाँ 200 प्लस सेंटीमीटर वर्षा होगा, तो झारखंड में तो ऐसी वर्षा होगा नहीं, तो निश्चित ही ये दोनों तो हट गए। अब आपको पता है कि पतझड़ तो होगा ही होगा, चाहे आर्द्र पतझड़ हो या शुष्क पतझड़ हो। सवाना और स्टेपी में अगर बात करेंगे तो स्टेपी जो है ये आपका कहाँ का है, यूरेशियाई है, यानी कि ठंडे क्षेत्र का है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पतझड़ व सवाना जंगल आपको छोटे नागपुर क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। जो सवाना होता है ये बड़े बड़े घासों का स्थल होता है, साथ में उसमें पेड़ पौधे भी होते हैं, तो आपका इसलिए इसको हम सवाना जंगल भी कह सकते हैं, सवाना घास भी कह सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। इसमें से कोई एक ही सही सुमेलित है, बाकी सही सुमेलित नहीं है। और ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है आप सभी के लिए। कह रहा है टीक, क्या ये जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। दूसरा कह रहा है देवदार, क्या ये मध्य प्रदेश में मिलेगा। तीसरा कह रहा है चंदन काष्ठ, क्या ये केरल में मिलेगा। चौथा कह रहा है सुंदरी, क्या ये पश्चिम बंगाल में मिलेगा। तो बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो आपका सही हो जाएगा। और ये बिल्कुल आसान है, सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल में सुंदरी वन मिलता है, जिसको ज्वारीय वन, जिसको अनूप वन, जिसको डेल्टाई वन, जिसको मैंग्रोव वन कहते हैं। इसको स्थानीय स्तर पर सुंदरी वन कहते हैं। ये बिल्कुल आपका सुमेलित है। चंदन आप सभी को पता है कि ये कर्नाटक में बड़े पैमाने पे मिलता है, कर्नाटक में मिलता है, तो इसलिए आपका सही नहीं है। आपके जो देवदार हैं ये आपके केरल में मिलेंगे। देवदार जो वृक्ष है, नहीं देवदार जो है ये सॉरी जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। देवदार आपके जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही सुमेलित है, बाकी सही सुमेलित नहीं है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन से वन है जो भारत में आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज्वारीय वन, सदाबहार वन, कांटेदार वन या पतझड़ वाले वन। दीजिएगा बच्चा लोग जवाब। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है कि कौन सा वन है जो भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो याद रखेंगे कौन हो जाएंगे, पतझड़ वाले वन, साल, सागौन, शीशम, ये सब किस में आते हैं, पतझड़ में, और यही सबसे ज़्यादा उपयोगी है। सदाबहार वन वाले लकड़ियाँ काफ़ी कठोर होती हैं, वो उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं होते हैं। कांटेदार वन आप सभी को पता है। तो इन सब में सबसे बढ़िया जो होगा वो है आपके पतझड़ी वन। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है काले वन पाए जाते हैं। काले वन का मतलब है ब्लैक फॉरेस्ट। आपको बताना है ब्लैक फॉरेस्ट या काले वन कहाँ पाए जाते हैं। फ्रांस में, जर्मनी में, या चेकोस्लोवाकिया में या रोमानिया में। बहुत ही आसान प्रश्न है। काले वन यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि ब्लैक फॉरेस्ट आपके जर्मनी में पाया जाता है। और ब्लैक फॉरेस्ट कोई काला जंगल नहीं है, बल्कि ये इतना घना है कि इसमें दिन में भी अंधेरा रहता है। सूर्य की किरणें धरातल पर नहीं पहुंच पाती हैं और बहुत ज़्यादा अंधकार होने की वजह से नीचे अंधेरा छाया रहता है, इसीलिए इसको काला जंगल कहते हैं, यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं। तो ये कहाँ पे है, जर्मनी में है। और ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये आपका पर्वत है, ये भी याद रखिएगा। ब्लैक फॉरेस्ट आपका पर्वत है, और वो भी कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। उम्मीद है बच्चा लोग क्लास अच्छी लगी होगी और आपको अपना पढ़ा हुआ रिवीजन करने का मौका मिला होगा। आज के प्रश्न काफ़ी आसान थे और बिल्कुल कॉमन सेंस के थे, लेकिन अगर रिवीजन ना करिए तो आसान चीज़ों पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस लाने के लिए चाहे इजी हो या हार्ड, बार बार प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें दिमाग से स्किप करने लगती हैं जब लॉन्ग समय हो जाता है और रिविज़न नहीं होता। तो रिविज़न करते रहें और नई चीज़ें भी सीखते रहें और खूब मेहनत करें, दिन प्रतिदिन अपनी मेहनत को बढ़ाएं और अपना परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर करें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को थैंक यू सो मच।